हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, अभी हाल ही में बीपीएससी का 66 का बहाली आया है, जो बहुत ही सुनहरा अवसर एक स्नातक छात्र के लिए बेहतरीन अवसर के तौर पर सामने आया है। हमें लगता है थोड़ा भी मेहनत करने वाले जो भी योग्य छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें ज़रूर कोशिश करें और जो विगत कुछ वर्षों से कुछ महीनों से तैयारी करते आ रहे हैं उनकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित हो, ऐसा ईश्वर से कामना करते हैं। साथ ही अभी दरोगा का बहाली जो 2020 में जो दरोगा का बहाली आया हुआ है 2215 सीट जो अभी बहाली है, इसमें यह भी बहुत सारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्र एवं छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अभी हाल ही में बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम था, बीएसएससी का इंटर लेवल का एग्ज़ाम था, उसका अभी मेंस होने वाला है। उसके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। साथ ही अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट दे चुका है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम का डेट दे चुका है जो 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। साथ ही ग्रुप डी का भी आप देखेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी का भी ये अभी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। अर्थात हम एक लाइन में मुख्य सारांश के तौर पर कहें, आगामी 5 से 7 एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि इस कंटिन्यूसली के तौर पर जो नियमित रूप से अभी जो आगामी कई एग्ज़ाम है उस सभी एग्ज़ाम में आज जो हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जो हम आज सेक्शन शुरू कर रहे हैं, अगर इस सेक्शन का पूरे पार्ट अगर आप देख लें तो मैं आपको दावा देता हूं आप किसी भी एग्ज़ाम में 15 से 20 प्रश्न, किसी भी एग्ज़ाम में 15 से 20 प्रश्न तक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह सेगमेंट थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि हम लोग इसमें 30 से 34 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और आप सोच सकते हैं 15 से 20 मार्क आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। तो दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हैं कि यह मार्क निश्चित रूप से प्राप्त कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा तथ्य को याद नहीं करना है। बस आप द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन परिवार के साथ बने रहें और यकीन मानिए मेरा एक ही सपना और वह है आपका सपना पूरा हो। दोस्तों, मैं ईश्वर से कामना करूंगा, ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग जो सपना देखें वो आपका पूरा जरूर हो, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत जरूर कर लें। दोस्तों, आज जो हम लोग सेगमेंट शुरू करेंगे मैं आपको बता दूं इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आप देखे होंगे कि कुछ क्रांति होते हैं और वो किससे संबंधित क्षेत्र हैं। जो क्रांति जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, तो आप देखेंगे कुछ समितियां हैं, यह भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना, टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, राज्य सरकार कौन सा, केंद्र सरकार कौन सा लगाती है। भारत के आप देखेंगे एग्जाम में कुछ संविधान में कुछ अनुच्छेद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हम उस अनुच्छेद को भी देखने का काम करेंगे। अनुसूची भी हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद पर हमारा एक कंटिन्यूसली 4 वीडियो बन चुका है, 1 से लेकर 4 तक का सेगमेंट होगा। यकीन मानिए अगर आप ये चारों वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में जो आर्टिकल पूछा जाएगा 99% उम्मीद से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि इसी से आपका प्रश्न आएगा। बशर्ते 1% इसलिए कह सकता हूँ कि 1% क्योंकि आप जानते हैं कि 444 आर्टिकल है और हमने मात्र सेलेक्टेड आप देखेंगे कुछ ही आर्टिकल में मैंने पूरे संविधान को समाहित करने का कोशिश किया है। अगर आप उसे देख लें ध्यान से, काफ़ी एक्सप्लेनेशन किए हैं, काफ़ी उस पर हम बड़ा शॉर्ट वे में बताए हैं। आप एक बार देख लें तो
तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये सारा टॉपिक देखेंगे, सारा टॉपिक देखेंगे। आप देख लीजिए कितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा टॉपिक देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक से पहले आपको ये इतना 33 टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इस 33 टॉपिक में बाद आप आ जाइए। कुछ हम कॉमन बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, कुछ कॉमन बात बताना चाहेंगे। यहाँ से हम लोगों का वीडियो शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि कुछ अभी कॉमन तथ्य बताएंगे, और यह कॉमन तथ्य बड़ा आसान है। आप एक बार ध्यान देंगे तो एकदम सरसरी निगाहों से आपका यह तैयार हो जाएगा। आप जुड़ चुके हैं द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। अपने ये घर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, जिसके नेतृत्वकर्ता बबलू कुमार हैं, जो आपका बड़ा भाई है, आपका दोस्त है। यकीन माने दोस्त, आप लोगों से मेरा यही वादा है कि आपका सपना ही पूरा हो। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं, और आप लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को मेहनत की आग में झोंक सकता हूं। बशर्ते आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने लक्ष्य के लिए जोरदार मेहनत करें, क्योंकि आपका सारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, और ये वक्त है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का। आप पढ़िए, काफ़ी पढ़िए। यकीन मानिए, अगर आप इस परिवार से जुड़ रहे हैं तो मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि हमारा जो जितने भी इस परिवार के मेंबर होंगे उनका सफलता निश्चित हो। मैं ईश्वर से हमेशा ऐसा कामना करूँगा कि वो जो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन मेंबर के परिवार, जो इस परिवार के मेंबर हो चुके हैं, साथ ही उनका सफलता तो निश्चित हो ही, सभी का सफलता हो। तो यकीन माने हम लोग यहाँ से अपने सेक्शन को शुरू करते हैं। बशर्ते आप बस ये सोच लीजिए, अभी 2 माह जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने। सबसे पहला है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन की बात किया जाए। क्वेश्चन आता है कि भाई जल का कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन में किस चीज़ की कमी होती है? जल की कमी होती है। डिहाइड्रेशन का हिंदी निर्जलीकरण होता है। तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कमी के कारण होता है? जल के कमी के कारण होता है। आप देखेंगे यह भी काफी बार एग्जाम हॉल में आता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। आप जानते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ चुका है कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों, आपने एक बात का अनुभव किया होगा कि अगर दूध को आप लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें खट्टापन आ जाता है। तो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि ये खट्टापन क्यों आता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। अगर दूध को हम लंबे समय तक रखें तो उसमें खट्टापन आ जाता है। ये खट्टापन क्यों आ जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका यह जो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन है बहुत आपके लिए, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर ला रहा है। चूँकि रीजनिंग का, मैथ्स का, करंट अफेयर्स का, साइंस का, जीके का और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम हॉल में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही कॉमन टेस्ट सीरीज जो सभी के लिए काम करे, अर्थात ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है, 4 से 5 बार पूछा है, ऐसे क्वेश्चन का हम सिलेक्शन करने में लगे हुए हैं। और इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लोगों के बीच लाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम हॉल में रिपीट करता है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें तो मेरा मानना है कि जीके का बहुत काम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस आप ये लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास यह नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे। तो कहता है, आगे देखेंगे आप, तो हम लोग अभी देखें कि अगर दूध को लंबे समय तक रखें तो उसमें खट्टापन आता है। क्यों आ जाता है भाई? लैक्टिक अम्ल के कारण आ जाता है। अगला है पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमोलॉप्सिन में अगर हम इसको देखें तो उसमें
कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ये इंसुलिन जो है ये एक पाचक एंजाइम नहीं माना जाता है, ये पाचक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन, रेनिन और एमेलॉप्सिन यह जो है एक पाचक एंजाइम है, जबकि इंसुलिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। एग्जाम हॉल में देता है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, ये 4 ले आएगा। ऑप्शन में इंसुलिन बार बार टकराएगा आपको, ये पाचक एंजाइम नहीं है। आप जानते हैं कि बॉडी में प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है, 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है, जिसमें 10 शरीर के अंदर और 10 शरीर के बाहर से, 10 शरीर के अंदर और 10 शरीर के बाहर से आता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। मनुष्य के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, विटामिन डी मछली के यकृत तेल से प्राप्त होता है। सामान्यतः आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश, धूपों से, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है कि धूप से विटामिन डी मिलता है प्रचुर मात्रा में, लेकिन ऑप्शन में ये ना हो तो हम लोग कह सकते हैं ये मछली का यकृत तेल, या क्वेश्चन आएगा मछली के यकृत तेल से कौन सा विटामिन मिलता है पर्याप्त मात्रा में? विटामिन डी मिलता है। यहीं पर हमने एक बात समाहित किया है कि प्रातःकालीन में मानव शरीर में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि यह जो क्वेश्चन ये जो समाहित किए हैं बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समाहित करने में विगत जितने भी एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम के प्रश्न को जो 2 से 3 बार मिनिमम पूछा है, कुछ प्रश्न तो इसमें ऐसे हैं जिसको 10 बार तक पूछ चुका है। वैसे बातों को हमने लीनियर वाइज, पंक्ति वाइज सजाया है। थोड़ा टाइम लगा है जरूर आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ें तो हमने कहा कि प्रातःकालीन धूप में देखेंगे कि कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आप देखेंगे रतौंधी मनुष्य को जो होता है वो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। आप देखेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी? रतौंधी। जीरोथैलेमिया भी आप याद किए होंगे, वो भी। दूसरी बात, गाजर, इसका पर्याप्त मात्रा विटामिन के लिए, गाजर में कौन सा विटामिन? विटामिन ए होता है। आगे बढ़ें। आप विटामिन सी का नाम सुने जरूर होंगे, जिसका कहता है कि आंवला में कौन सा विटामिन? सी विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आप लोग एलिसा परीक्षण का नाम सुने होंगे, यह एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स के जांच के लिए कौन सा परीक्षण? एलिसा परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, हम चाहें तो ये सभी बिंदु पर कम से कम 15-15, 10-10 पॉइंट बता सकते हैं। चाहे विटामिन सी की बात हो, इसका खोज कौन किया, इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे क्या होगा, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर हम ऐसा बताना शुरू करें, चाहे एड्स पर ही कम से कम 10 से 15 बात यहाँ बता सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि इससे बोझिल आ जाएगा कुछ विद्यार्थियों में। कुछ को तो अच्छा लगेगा, जो डीपली पढ़ा होगा उसको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन चूँकि 90% ऐसे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जिन्हें दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यह पंक्ति वाइज आपका क्लियर हो जाए। बाद बाकी हम आगे जब डीपली आएंगे तो पूरे तोड़ेंगे। चाहे एड्स है तो विषाणु से होगा, इस HIV वायरस से होगा, हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे टोटल WBC इफेक्ट होंगे, WBC की मात्रा कम होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी, ये तमाम चीज़ देखेंगे। हाँ, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इस तरह से हम तमाम, एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो इस तरह से हम देखेंगे टोटल चीज़। लेकिन अभी फिलहाल जानिए कि एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। याद रखेंगे विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला है। याद रखिएगा क्वेश्चन, किसी भी सब्जी से कौन सा विटामिन प्राप्त नहीं होता है? डी, ये आ गया। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? ए विटामिन होता है। साग में याद रखिएगा पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। साग में कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? लोहा। क्वेश्चन ये आता है और कई बार आ चुका है। कहता है मांसपेशी, तंत्रिकाएं, जीव और हृदय में, हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करते। याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है, ये कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग विश्राम नहीं करता है? ए में ये दे देगा, बी में ये दे देगा, सी में और डी में, तो आंसर क्या होगा? हृदय। लेकिन दोस्त आप लोगों को एक बात और बता दें कि यहाँ पर कभी कभी बदमाशी किया है कि कहता है हृदय कब विश्राम करता है या विराम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको जब पूछा जाए हृदय कब विराम करता है, तो याद रखिए हृदय भी विराम करता है। जब, याद रखिएगा, जब हृदय
पंपिंग करेगा, ऊपर जाएगा तो इसको सिस्टोल, और नीचे आएगा तो डायसिस्टोल। तो अप एंड डाउन, अप्स डाउन्स का जो सिस्टम होती है, तो इसमें तो क्या कहेंगे, सिस्टोल और डायसिस्टोल के घटना जो के बीच में जो कार्यकाल होगा, जो समय होगा, कार्य सिस्टोल और डायसिस्टोल के बीच का जो समय अवधि होगा, उसी वक्त में हृदय विश्राम करती है। तो हम क्या कहेंगे, हृदय कब विश्राम करती है, तो सिस्टोल और डायसिस्टोल घटना के बीच। वैसे सामान्यतः हृदय विश्राम नहीं करती है। दोस्त, हृदय की तरह आप भी काम कर रहे हैं, सफलता जरूर मिले, ठीक ना। बस लास्ट का 3 माह अभी आप जोर शोर से लगा दीजिए अपने आप में। कहता है फेफड़ा से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली जो रुधिर वाहिका है, फेफड़ा से जो हृदय तक के लिए रक्त ले जाती है, फेफड़ा से जो हृदय के लिए रक्त ले जाती है, उसका फुफ्फुस शिरा उसको कहेंगे। याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है, थ्रोम्बिन। रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है, थ्रोम्बिन। डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग करते हैं, एक्चुअल में ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर क्वेश्चन आता है, ये एक्यूपंक्चर क्या है। तो याद रखिएगा, सुई के माध्यम से जो उपचार करते हैं, एक्यूपंक्चर क्या है, सुई के माध्यम से जो उपचार करते हैं उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। याद रखिएगा, अगर रक्त में मूत्राम्ल का उच्च स्तर हो जाए, मतलब अगर ब्लड में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, तो उसे गाउट होता है, गठिया होता है। आप गठिया का नाम जरूर सुने होंगे, गाउट का जरूर नाम सुने होंगे। तो गाउट कब होता है, जब जोड़ पर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, मूत्राम्ल यूरिक एसिड जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है। जब जोड़ों पर यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो गठिया हो जाता है, गाउट हो जाता है। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, लोहा। कई बार पूछ चुका है, रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, लोहा। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है ये, माइकल द वेकी के द्वारा शुरू किया गया। आप लोग पेस मेकर जरूर देखे होंगे। पेस मेकर का काम होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है यह भी कि पेस मेकर का काम क्या है, तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। कहता है रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, सही बात है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना। बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हेमोग्लोबिन भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है हेमोग्लोबिन। एक्चुअल में ये हेमोग्लोबिन है क्या, क्वेश्चन आया है कई बार। तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आगे दिए होंगे। हेमोग्लोबिन क्या है, तो यह एक प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, क्वेश्चन पूछ चुका है और ऑप्शन में ये टकराएगा आपको। याद रखिएगा, प्रतिदिन हमारे हृदय का जो कपाट है, जो वाल्व है, लगभग 1 लाख बार खुलता और बंद होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ब्लड क्या है, रक्त क्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में यही रहेगा। कभी तो उत्तक रहता है, कभी कभी उत्तक के छोड़ देता है, और कभी कभी तरल संयोजी उत्तक रहेगा। तो रक्त क्या है, ब्लड क्या है, तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है। कभी कभी ऑप्शन में उत्तक दे के छोड़ देता है, कभी कभी ये पूरे दे देता है, मार लीजिएगा आराम से। मानव हृदय आवरण में बंद होता है। याद रखिएगा, मानव का जो हृदय है वो हृदय आवरण में बंद होता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कहता है एस्ट्रोजन ये क्या है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। एस्ट्रोजन क्या है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। कहता है पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन बन चुका है, पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। क्वेश्चन बन चुका है ये भी, इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। आप लोग पीनियल ग्रंथि का नाम सुने होंगे। कहता है तो ये मस्तिष्क से। अंडाशय केवल स्त्री में ही पाया जाएगा, अंडाशय केवल स्त्री में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। रक्तदाब का नियंत्रण एक्चुअल में एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि करता है। मानव डिम्ब में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, 23 जोड़ी पाया जाता है।
ये क्वेश्चन भी आया है यक्षमा, ये एक्चुअल में दूध के कारण बीमारी होता है, ये दूध से फैलता है। क्वेश्चन आता है कि दूध से कौन सा बीमारी, यक्षमा। फिर क्वेश्चन ये भी आता है यक्षमा बीमारी किसके द्वारा फैलता है, दूध के से फैलता है, दूध से फैलता है, दूध से फैलता है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला कहता है, आप ध्यान देंगे, कहता है आप लोग एड्स, गलसुआ और पोलियो का नाम सुने होंगे। एक्चुअल में यह भी विषाणु से, गलसुआ भी विषाणु से, पोलियो भी विषाणु से, यह तीनों विषाणु से होता है। एड्स, गलसुआ, पोलियो ये विषाणु से होता है। दोस्तों हम आप लोगों को एक टॉपिक का पढ़ा चुके हैं रोग के बारे में, और उसमें पढ़ाए हैं कौन रोग किससे होता है। VVI टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन तो यहाँ से जनरली पूछ ही लेता है, दे देगा रोग, कहेगा कौन सा जीवाणु से होता है, या विषाणु से होता है, या कवक से होता है, या परजीवी से होता है। यह टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, आप जरूर देख लें। बहुत ही कम समय में हमने क्या किया, उस टॉपिक को ग्राफ से क्लियर किया है, आप देख लेंगे, याद हो जाएगा। तो एड्स, गलसुआ, पोलियो यह तीनों रोग विषाणु से होता है। लाल चींटी में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन आता है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चिकन पॉक्स जो होता है यह भी विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया का नाम सुने होंगे, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। मलेरिया क्या होता है भाई, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। केकड़े के 5 जोड़ी पैर होते हैं, और यह एक अर्थोपोडा संघ के प्राणी में आता है, आप लोग ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है। एडवर्ड जेनर का नाम सुनेंगे, चेचक के टीके का खोज, रट लीजिए। चेचक के टीके का खोज VVI कम से कम 7 से 8 बार तो जरूर पूछ चुका है एग्जाम हॉल में। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। आप लोग एथलीट फुट का नाम सुने होंगे, यह भी एक रोग है जो कवक से होता है। तो एथलीट फुट किससे होगा, कवक से। आप देखेंगे उंगली के जो नाखून होते हैं, इसमें जो प्रोटीन होता है उसको केरोटीन नाम कहते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ से 2 बन चुका है कि उंगली के नाखून में क्या पाया जाता है, तो क्या कहिएगा, प्रोटीन। और नाम पूछ देगा कभी कभी कौन सा प्रोटीन, तो केरोटीन पाया जाता है, केरोटीन। आप जानते होंगे यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बड़ा हंसी बात है। अब देखिएगा कि मानव में कान 2 होते हैं, बराबर अच्छी बात है, क्योंकि दोनों कान की सहायता से ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। क्वेश्चन आएगा मानव में 2 कान होते क्यों, क्योंकि वो ध्वनि की दिशा को आंक सके, इसीलिए। याद रखिएगा सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया। रेड क्लिफ लाइन, क्वेश्चन आता है रेड क्लिफ क्या कहिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन, रेड क्लिफ, कई बार पूछा है। और एक मैक मोहन भी जरूर याद रखिएगा, मैक मोहन, भारत और चीन। भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसा आकार वाला एगो द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्वेश्चन पूछ चुका है यह। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। क्वेश्चन आएगा भारतीय मानक समय कितना डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री। और कितने राज्य से गुजरता है ये, 5 राज्यों से गुजरता है। कहता है पाक जलडमरू मद भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक, आप देखेंगे भारत यहाँ है, तो कहता है ये श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका को, ये भारत रहा, ये श्रीलंका रहा, इसको अलग करती है। तो पाक जलडमरू मद किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। एक्चुअली भारत कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का प्रसिद्ध झील, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत का प्रसिद्ध झील लेगुन झील या चिल्का झील, ये भी पूछ चुका है। और जगह का भी नाम पूछता है और पूछ चुका है, उड़ीसा। कहाँ है ये लेगुन झील या चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में। भारत के उड़ीसा राज्य में खारे पानी का सबसे बड़ा झील यही चिल्का झील है। उड़ीसा राज्य में खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। आप लोग माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं।
कहता है ब्रिटिश भारत का एक महान सर्वेक्षक एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया था, माउंट एवरेस्ट रखा गया था। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। कहता है सांभर लवन झील, सांभर लवन झील एक्चुअल में यह राजस्थान में जयपुर में स्थित है। सांभर लवन झील कहाँ? राजस्थान में स्थित है। आप लोग अरावली पहाड़ का नाम सुने होंगे, अरावली पर्वत राजस्थान में। यह सबसे प्राचीन पर्वत के तौर पे जाना जाता है। इसे बृहद पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बृहद पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो भारत का ये जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट इसको जो मिलाता है इसी को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाता है उसे हम लोग नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी किसको जोड़ती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। मानसरोवर झील यह तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। गरसोप्पा का नाम सुने होंगे, गरसोप्पा प्रपात, ये शरावती नदी पर है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। भारत में सबसे व्यापक रूप में पाए जाने वाली मृदा कौन सा है? जलोढ़ मृदा। ऐसी मृदा जो जल के द्वारा लाई जाती है, ऐसी मृदा जो जल के द्वारा लाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून में प्रायः चक्रवात आते हैं। अक्टूबर नवंबर माह में याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर माह में बंगाल के खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। अक्टूबर नवंबर माह में 1 से 15 जुलाई तक भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभाव में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से प्रभाव में आ जाता है 1 से 15 जुलाई तक पूरे भारत। गोदावरी नदी की बात करें, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। गोदावरी नदी की बात करें तो उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र, मोस्ट भी कई बार ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। नासिक महाराष्ट्र में। आगे आप देखेंगे, आगे देखेंगे, कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ है? तिब्बत में। हम आप लोगों को एक अपवाह तंत्र नदी पढ़ाएंगे, अपवाह तंत्र में नदी पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वो तो डीपली हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आ चुका है, एक बार देख लें। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल में बार बार तबाही मचाती है, प्रायः तबाही मचाती है। जिस तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिस तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी ही है, बहुत ज़्यादा मार्ग ये बदलती है। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाला नदी जो है सोन नदी है। दक्षिण की ओर से मिलने वाला क्वेश्चन आता है, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाला नदी कौन सा नदी है? सोन नदी है। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। आप लोग वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। जिम कार्बेट अभयारण्य उत्तराखंड में और याद रखिएगा यह पहला नेशनल पार्क है जो 1936 ईस्वी में भारत में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज कहते हैं, याद रखिएगा। बाघ राज, सबसे ज़्यादा बाघ तो मध्य प्रदेश में ही तो पाया जाता है। पूरे भारत में 2967 बाघ पाया जाता है। ये अभी जो वर्तमान जनगणना हुआ था बाघ का, उसके मुताबिक हम बता रहे हैं आपको। तो बाघ राज किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। याद रखिएगा पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए वन होना चाहिए कितना? 33.33%। इतना वन होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ 23.81 वन था, 23.81% वन था। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो वन का रिपोर्ट आया था तो हो गया था 24.56%, तो ये 24%, 24.5% के लगभग आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। भारत में
काजीरंगा काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य भारत में अब ये 23.81 को आप याद रखिएगा। वैसे लगभग में आएगा तो 25% मारिएगा, लेकिन 24.56% जो है आपको 156% वर्तमान में जो आया है रिपोर्ट। भारत में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य गेंडों के संरक्षण के लिए ये योजना है। क्वेश्चन आता है काजीरंगा किसके लिए? गेंडों के संरक्षण के लिए। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म सूरतगढ़ में स्थित है। भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है। चाय की खेती मुख्यतः पहाड़ी ढलानों पर होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। भारत में कहता है कि भारत में याद रखिएगा प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक केरल राज्य को माना जाता है। भारत में तंबाकू उत्पादन में स्थान जो था आंध्र प्रदेश का। ऑपरेशन फ्लड, कई बार क्वेश्चन दूध से होगा, दूध से ऑपरेशन फ्लड किससे समझा जाता है? दूध से। ऑप्शन में बाढ़ जरूर देगा, क्योंकि जनरली गलती कराने के लिए बाढ़ देता है। ऑपरेशन फ्लड किससे मारिएगा? दूध से। ऑपरेशन फ्लड किससे? दूध से, श्वेत क्रांति से। रानीगंज बड़ा फेमस है, ये पश्चिम बंगाल में है। कौन चीज़ के लिए? कोयला के लिए, कोयला खान के लिए। तो क्वेश्चन आएगा रानीगंज किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस चीज़ के लिए? कोयला खान के लिए। भारत का छोटा नागपुर पठार लोहे और कोयले में सर्वाधिक भंडार है। छोटा नागपुर पठार लोहे और कोयला का सर्वाधिक भंडार है। तांबा एक्चुअल में तांबा के लिए बड़ा फेमस है, तांबा इसके लिए फेमस है। खेतरी का नाम सुने हैं? क्वेश्चन आता है खेतरी कहाँ? तो राजस्थान में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। अंकलेश्वर, ये जो तेल है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर पेट्रोलियम तेल के लिए जाना जाता है। कहता है कर्नाटक राज्य में एक हट्टी सोने की खान है। क्वेश्चन आता है हट्टी किसके लिए फेमस है? सोने की खान के लिए। हट्टी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। उड़ीसा भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। अगला देखेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र, एक्चुअल में याद रखिएगा तृतीय में। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, यह जो है लोहा और इस्पात के लिए दूसरी योजना में, पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था। पोंग बांध भी है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन तो ये कई बार आ चुका है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। कहता है कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में चमेरा द्वितीय जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअल में कोयला को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है ये नवीकरणीय? ऐसा ऊर्जा जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं, और ऐसा ऊर्जा जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला अगर ख़त्म हो गया तो हम पुनः इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या इसीलिए अनवीकरणीय हो जाएगा। भारत का प्रथम सौर शहर आनंदपुर साहब है। आप लोग नेपा नगर का नाम सुने हैं, अकबारी कागज़ के लिए फेमस है। ये नेपा नगर अकबारी कागज़ के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, नेपा नगर किसके लिए? अकबारी कागज़ के लिए। और दूसरी बात कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में है ये। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो चार महानगरीय शहरों को जो जोड़ने की एक परियोजना है, उसे हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा नर नारायण सेतु किस नदी पर है? नर नारायण सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मरमा गोवा और मंगलोर, एक्चुअल में ये जो बंदरगाह है लौह अयस्क के लिए याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण जो है पोतासर है, वो कोचीन में है। भारत का कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार के लिए जाना जाता है, मुंबई नगर जो है सर्वाधिक रेलवे मंडलों से जुड़ा हुआ है, सर्वाधिक
रेल मंडलों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग एक सेगमेंट को पूरा कर चुके हैं और यहाँ से हम लोगों का अगला टॉपिक शुरू होगा, प्रमुख क्रांति और संबंधित क्षेत्र। प्रमुख क्रांति एवं उससे संबंधित क्षेत्र, ये कुछ क्रांति है और इससे संबंधित कुछ क्षेत्र है। यहाँ से हम लोग अगले टॉपिक को देखें। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत शॉर्ट में ख़त्म हो गया, बस इतना देख लीजिए। ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है। ये कुछ समितियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये ज़्यादा ये उसी को सिलेक्ट किए हैं जहाँ से जो प्रश्न बार बार आया है उसको हमने क्या किया, एक तरफ कलेक्ट करके और एक तरफ क्षेत्र दे दिया। आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना में भी जिस बात पर विशेष जोर दिया गया है उसी बात को समाहित कर लिए हैं। आप देखेंगे टैक्स के बारे में भी उसी तरह से कर दिए हैं। आर्टिकल में भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो ज़्यादा और शॉर्ट में, ये नहीं कि पूरे लंबा लंबा लाइन लिखना नहीं, एकदम पूरे शॉर्ट में देख लीजिए, शॉर्ट में। इसको हम लोग यहाँ से आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। बस आप बने रहें, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने मंजिल को प्राप्त